तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का श्रवण लेक्चरर में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम आपका नज़दीक आ गया है, 1-1.5 महीने और एग्जाम आपका है। तब उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में साइंस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं आप लोग के लिए। ठीक है, एग्जाम में 100% आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, उसकी आप फंसेंगे भी। ठीक है, मैंने एक छोटा सा टारगेट 2000 लाइक का रखा है। ठीक है, अब तो लाइक कर दीजिए, अब लाइक करके आगे बढ़िए और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू जारी रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे मार्क्स अपना लाइए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम वीडियो और बढ़ेंगे और आज के पहले क्वेश्चन से इस वीडियो को हम शुरुआत करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और जैसा कि देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। और पहला क्वेश्चन से ये कह रहा है कि पीत रस क्या है, यह रस कहाँ स्रावित तथा एकत्र होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया और इस बार भी इस क्वेश्चन से आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि पीत रस क्या है, यह रस कहाँ स्रावित तथा एकत्र होता है। तो चलिए मैं उत्तर आपको बताता हूँ कि इसकी सारे कंडीशंस इस उत्तर में लिखे हुए हैं कि पीत रस यकृत की कोशिकाओं में बनता है। ठीक है, तो पीत रस यकृत की कोशिकाओं में बनता है। यह पित्ताशय नामक संरचना में संरचित रहता है जो कि यकृत के नीचे स्थित होती है। पीत रस में पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होते हैं किंतु यह वसा के पाचन में सहायक है। ठीक है, किसमें? तो यह वसा के पाचन में क्या होती है? सहायक होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे सारे कंडीशन आपको मालूम हो गया होगा कि पीत रस क्या है। तो पीत रस यकृत की कोशिकाओं में बनता है। ठीक है, यह पित्ताशय नामक संरचना में संरचित रहता है जो कि यकृत के कहाँ? नीचे स्थित होता है। यकृत के नीचे हमारा पीतरस यकृत होता है और पीतरस में पाचक जो एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, किंतु यह वसा के कहाँ? पाचन में सहायक होता है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में इमेज बन जाएगा। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट ये नहीं है क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपको याद भी हो गए होंगे और याद भी रहे होंगे पहले से। अगर याद नहीं होगा तो इसको क्वेश्चंस को देख के ही आप जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि यदि मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.47 तथा 1.33 है, इनमें प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होगी और क्यों होगी। तो चलिए सबसे पहले उत्तर में दिया है, कह रहा है मिट्टी का तेल का अपवर्तनांक 1.44, तारपीन का तेल का अपवर्तनांक 1.47 और जल का अपवर्तनांक 1.33 है। ठीक है, तो ये तो हमको दिया था। अब कह रहा है कि किसमें सबसे अधिक होगी और क्यों। तो चलिए इस कंडीशन के मैंने इस स्लिप में लिखा है और उसके जस्ट नीचे ये आपको लिखना है कि जो माध्यम सबसे अधिक प्रकाशीय विरल है अर्थात जिसका अपवर्तनांक सबसे कम है, उस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे तीव्र होती है। ठीक है, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसमें उस माध्यम में प्रकाश की गति क्या होती है? सबसे तेज होती है। उपयुक्त तीनों माध्यमों में से जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, अतः इनमें से जल की ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की गति सबसे तीव्र है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि तीनों लिस्ट में जल का अपवर्तनांक सबसे कम था, इसलिए प्रकाश की चाल इसमें सबसे तीव्र होती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, आप इसको याद कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हम बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे बेहद अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है। तो चलिए उत्तर में आप किस प्रकार लिखेंगे इसे कि मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तथा रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग एवं आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क द्वारा होता है। तो इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है। तो आप इस प्रकार इस ढंग से लिखेंगे। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको बेहद अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा तो हम इसी के साथ बढ़ेंगे आगे अपने क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चौथा, और क्वेश्चन नंबर चौथा यह बोल रहा है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। देखिए क्वेश्चन कॉमन है, हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वाले क्वेश्चंस कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। तो आप क्या उत्तर देंगे कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश से गुजरने पर न्यूनतम विचलन लाल रंग के प्रकाश का होता है तथा अधिकतम विचलन बैगनी रंग का प्रकाश का होता है। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं कि अधिकतम विचलन बैगनी रंग का और न्यूनतम विचलन लाल रंग का होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इस प्रकार के प्रश्नों को याद करने में, बहुत ही सरल तरीके से आप इस प्रश्नों को याद कर सकते हैं और एग्जाम में जाइएगा, क्वेश्चंस आएगा, आप लिखिएगा, अच्छे मार्क्स लाइएगा। ठीक है,
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है। उन क्वेश्चनों को आप नोटिस कीजिए, प्लस घर पे भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे, अपना कोचिंग जहाँ पे लगवाए होंगे ऑफलाइन वहाँ पे भी पढ़ रहे होंगे, और हम लोग की वीडियोस को भी लगातार आप देख रहे होंगे। अगर इतना चीज़ करते हैं तो 100% दावे के साथ आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होता हुआ तो क्वेश्चन नंबर 5 और बढ़ चलते हैं। चलिए तो अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको भी देख ही लेते हैं क्योंकि सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, तो ये भी क्वेश्चन से देख ही लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है इसे देखें। तो कह रहा है कि विद्युत धारा के, तो देखिए प्रश्न 5 है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को उम्मीद करता हूँ कि आप तुरंत नोट कीजिए अपने नोटबुक में और इसे याद करके जाइएगा कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो चलिए उत्तर आप किस प्रकार लिखेंगे एग्जाम में। तो देखिए लिखेंगे आप कि विद्युत धारा के प्रभाव से किसी चालक तार के ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत बल्ब, हीटर, इस्त्री तथा विद्युत आर्क आदि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो देख जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत सिंपल है, कह रहा है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा के प्रभाव से किसी चालक तार के अगर ताप बढ़ रहा है तो उस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत धारा को उसमें प्रभाव कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे आप दे देंगे कि विद्युत बल्ब, हीटर, इस्त्री तथा विद्युत आर्क जो होते हैं आदि विद्युत धारा के क्या होते हैं, उसमें प्रभाव पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 आप कोई कठिन नहीं है, इसको याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं आसानी तरीके से। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस बार तो सिलेबस भी कम होगा तो इसमें सिंपल भी क्वेश्चंस आएंगे, इस प्रकार क्वेश्चंस आएंगे। अगर याद किए रहेंगे तो अच्छे मार्क्स ला पाएंगे आप अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। इसी के साथ हम बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। बेहद अच्छा क्वेश्चन है कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने की विभिन्न विधियां स्पष्ट कीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने की विभिन्न विधियां स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं, 2 विधि इसका दे देंगे एग्जाम्पल के तौर पे आप तो हो जाएगा। कह रहा है उत्तर में लिखना पड़ेगा आपको सबसे पहले कि किसी कुंडली में विद्युत धारा को निम्न विधियों द्वारा प्रेरित किया जा सकता है। तो कौन सी विधि द्वारा प्रेरित किया जा सकता है, 2 विधि मैंने लिखा है, आप भी लिख सकते हैं। 2 विधि लिखेंगे तो आप फुल मार्क्स मिल जाएगा आपको। देखिए पहला विधि है कि एक चुंबक को कुंडली की ओर या उससे दूर ले जाकर अथवा कुंडली को चुंबक की ओर या उससे दूर ले जाकर चुंबक तथा कुंडली में अपेक्षित गति द्वारा। ठीक है, तो ये तो पहली विधि हो गई। और दूसरी विधि किस प्रकार होती है कि कुंडली के पास रखी एक अन्य कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा में परिवर्तन करके। तो इन 2 प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित कर सकते हैं इन 2 विधि से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 ज़्यादा भी भारी क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन सिंपल हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे गए या पूछे जाएंगे भी, बस आप लोगों को थोड़ा परिश्रम करना होगा, इन चीज़ों को बस याद करके जाना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हो चुका होगा, तो हम बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, वो भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, तो फटाफट इसको भी पढ़ लेते हैं कि धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं। तो देखिए उत्तर आप लिखेंगे, 2 लाइन का है, ज़्यादा भारी नहीं है कि याद नहीं कर पाएंगे आप, कि धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं परिनालिका की अक्ष के समांतर होती है। ठीक है, परिनालिका की अक्ष के समांतर होती है धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, देखिए देख पा रहे हैं 2 लाइन पे अधिक से अधिक है, आप याद कर पाएंगे इसे अच्छे से। और क्वेश्चन नंबर 7 आप क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई भारी वाली चीज़ थोड़ी है। चलिए तो क्लियर हो गया होगा तो हम क्वेश्चन नंबर 8 में और पढ़ेंगे, रुकेंगे थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद करने में भी थोड़ा मेहनत लग सकती है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऊर्जा के आदर्श स्रोत के क्या गुण होते हैं, या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछता है कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका उत्तर किस प्रकार लिखेंगे। तो उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि ऊर्जा के आदर्श स्रोत के गुण निम्न हैं। कौन कौन से ऊर्जा के आदर्श स्रोत के गुण हैं, तो 5 गुण कम से कम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिखा हूँ अच्छे ढंग से, आप आसानी से याद कर पाएंगे इसको। देखिए पहला गुण यह है कि यह प्रति एकांक द्रव्यमान आयतन बहुत अधिक मात्रा में कार्य करता है। ठीक है, तो पहला गुण हो गया। और दूसरा यह है कि यह सरलता से उपलब्ध होता है, यह सरलता से उपलब्ध होता है। और तीसरा गुण लिख सकते हैं इसका परिवहन एवं भंडारण सरल होता है।
और चौथा लिख पाएंगे कि यह हानिकारक अवशेष उत्पन्न नहीं करता, अर्थात पर्यावरण की दृष्टि से इसका उपयोग सुरक्षित है। और लास्ट पांचवा आप लिख सकते हैं कि इसकी कीमत या लागत मूल्य कम होता है। तो यह 5 गुण मैंने आपको बता दिया है ऊर्जा का उत्तम स्रोत के लिए। इसको आप नोट करते हैं तो 100% आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। और इस प्रकार ही आपको नोट करना है, इस प्रकार ही लिखना है आपको। तो चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे हम लोग, उसे समझने की कोशिश कीजिए। और इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, 1 महीने आपका पेपर बचा है, तो आप आसानी से बढ़िया से आप अच्छे मार्क्स ला पाएँ। लगातार कोशिश रहेगी हम लोग को। जो भी दिक्कत हो रहा है किसी सब्जेक्ट में आप कमेंट कीजिए, उस पर वीडियोज़ बनाई जाएंगी। हम लोग आपके लिए ही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। बेहद अच्छा क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा होने के कारण क्या है। ठीक है, कि अम्लीय वर्षा किन कारणों से होती है, इस कारण स्पष्ट करना है। 2-3 लाइन का है, आप लिख सकते हैं। इसका आंसर बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर आप लिखेंगे कि जीवाश्मी ईंधनों के जलने पर वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, कुछ पॉइंट आपको याद करना है कि जिसमें ईंधनों के क्या जलने पर वायुमंडल में कौन कौन से कार्बन, नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड के क्या होते हैं, ऑक्साइड, ये जो है गैसीय इस मुक्त होते हैं, जिससे क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट थोड़ी है आपको याद करने में, आप याद कर पाएंगे। बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत है कि हाँ कौन सा एग्जाम में पूछा जा सकता है, तब मैं करा रहा हूँ। आप बस इन क्वेश्चन को याद करके जाइए आप। और क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां पढ़ते हैं कि सौर कुकर का कौन सा भाग हरितगृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, कह रहा है कि सौर कुकर का कौन सा भाग हरितगृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो आप उत्तर क्या देंगे, तो इसका उत्तर देंगे कि सौर कुकर में प्रयुक्त कांच की शीट हरितगृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि यह बक्से में सूर्य के विकिरण द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को बक्से से क्या करता है, बाहर नहीं जाने देता है, तथा हरितगृह प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, इसलिए सौर कुकर का हरितगृह भाव प्रभाव के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो इन कारणों से तो दोस्तों आप लिख सकते हैं, हमको लगता है कि 3-2-5 लाइन का है, सिंपल है। और इसे आप लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि हम लोग का काम है बताने के लिए, हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, अगर आप याद करते हैं तो अच्छे मार्क लाएंगे, नहीं याद करते तो नहीं पास हो पाएंगे। तो जैसा भी आप कोचिंग कर रहे हो, क्लासेस कर रहे हो, कहीं कर रहे हो, लेकिन हम लोग का जो 1 घंटे का, आधे घंटे का जो वीडियो 10 मिनट 20 मिनट की वीडियो जा रहा है, अगर आप उसको देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपकी कोचिंग से भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वो कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आए, सबसे ज़्यादा आया है। ठीक है, तो आपको वही क्वेश्चन कराए जाने हैं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो उन क्वेश्चनों को आप नोट कीजिए, और रिक्वेस्ट है कि आपसे इन क्वेश्चनों को याद करके एग्जाम में पहुँचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। और क्वेश्चन नंबर 11 यह है कि नाभिकीय संलयन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे आप लोग, तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद होगा कि नाभिकीय संलयन को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर देंगे कि 2 हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इस ऊर्जा पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन को परिभाषित इस ढंग से आप कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लिए होंगे और याद करके भी जाएंगे। जो मैंने बात आपसे कहा है उस बात को आप मानेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 अगर क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को नोट कर लिए हों, तो हम बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। और क्वेश्चन नंबर 12 यह है कि क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपसे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं क्वेश्चनों को नोट किया हूँ आप लोगों के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 12 उतार लिए हो, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, एक बार क्वेश्चन में और पढ़ लेता हूँ कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारा चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। तो देखिए आप उत्तर क्या लिखेंगे, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, कि जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत दिशा में रखा जाता है तब चालक पर आरोपित बल अधिकतम होता है, क्योंकि चालक पर आरोपित बल यह बराबर बिल साइन थीटा, अतः साइन थीटा का मान अधिकतम होने पर जो एफ का मान होता है वो अधिकतम होता है। साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होने के कारण थीटा बराबर 90 होना चाहिए, अर्थात चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत दिशा में रखा जाना आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 इसे नोट कर लीजिए आप लोग, इसे याद करके ही आपको जाना है। मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बात को अगर मानते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ होगा।
ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन 13-14 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, एक दिन में आप प्रॉपरली 1 मिनट टाइम है तो याद कर पाएंगे आप, 1 घंटे समय देंगे तो। आज का लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आज का मेरा यह है, क्वेश्चन नंबर 13 कि एक व्यक्ति के चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा निचले भाग में उत्तल लेंस लगा है, मनुष्य की आंख में कौन सा दोष है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि किसी मनुष्य के चश्मे में अगर ऊपरी भाग में अवतल लेंस लगा हो और निचले भाग में उत्तल लेंस लगा हो, तो बताइए कि मनुष्य की आंख में कौन सा दोष हो सकता है। तो देखिए आप उत्तर क्या लिखेंगे कि इस प्रकार के व्यक्ति की आंखों में जरा दूरदृष्टिता दोष होता है। इस दोष के निवारण हेतु द्विफोकस या अवतल तथा उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है। तो जब भी अगर ऊपरी भाग में अवतल लेंस का, निचले भाग में उत्तल लेंस का अगर प्रयोग हो, तो समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति चश्मा इस प्रकार का यूज़ कर रहा है, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की आंख में जरा दृष्टि दोष होता है। और जरा दृष्टि दोष का एकमात्र निवारण ये होता है कि आप चश्मा लगा रहे हैं तो किस लेंस का लगाएंगे, तो अवतल और उत्तल दोनों लेंस का लगा पाएंगे, तभी वो सही होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 13 है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो में मैंने टोटल 13 क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन 13 में से कम 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना 100% है। मैं मतलब 100% मैं कह नहीं कर रहा हूँ कि आएगा, 100% फंसेगा। ठीक है। और मैक्सिमम आने की संभावना तो बहुत हो सकती है। अगर कौन जानता है कि इसमें से 5, 7, 8 क्वेश्चन ही आ जाए। तो आपको करना है चीज़ कि रोज रेगुलर आपको वीडियो से प्रोवाइड हो रही है, तो आप इसको देख कर नोट करके याद करके ही एग्जाम में जाएँ। चलिए, और किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, उस सब्जेक्ट पे वीडियोस बनाए जाएंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आप लोगों का है। तो वीडियो को शेयर ज़्यादा करते रहिए और लाइक करते रहिए, और चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।